champs, I hope you all are doing great. So जैसा कि आपको पता ही होगा that CBSE has released the official sample papers for the session 25-26 and like always मैं सभी subjects के sample papers आपके साथ discuss करूंगी, accountancy, economics and business studies. जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि sample paper serves as a useful guideline both for the students and teachers टू नो कि आपका फाइनल एग्जाम किस तरह का दिखाई दे सकता है, राइट. सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व करें, नॉट जस्ट ऑफ दिस ईयर बट प्रीवियस 3-4 ईयर्स के भी आपको सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का ऑफिशियल सीबीएसई सैम्पल पेपर. एंड लाइक ऑलवेज ऑब्वियसली आपका वही 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का एग्जाम है. You have total 34 questions, जिसमें से आपको पता है first 20 questions are your 1 markers. Then you have your 3 mark questions, 4 mark questions and also 6 mark questions. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छा है हमारे लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिविजन के लिए. So it is important कि इनको हम अच्छे से देखें. Okay, the first question. The project manager in an organization, पहले मैं वैसे पढ़ लूं क्या पूछा है. नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, चलो रिवाइज भी कर लेते. PMGGCID, like I always tell you, management is pervasive, multidimensional, goal oriented, group activity, continuous, intangible force और dynamic, right? तो इसमें से कोई आंसर हमें सोचना है. The project managers in an organization set targets for the upcoming months and outline strategies to achieve them. At the same time, they assign specific roles and responsibilities to their team members. They motivate them to meet the deadline by celebrating their achievements and taking their feedback. Thus, various functions are simultaneously performed by all the managers all the time. आई थिंक काफी इजी है. ये सभी फंक्शंस जैसे सेटिंग टारगेट्स, ये आपका प्लानिंग से रिलेटेड हो गया. देन स्पेसिफिक रोल्स असाइन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड हो गया. मोटिवेट कर रहे हो, डायरेक्टिंग से रिलेटेड हो गया. फीडबैक की बात हो रही है, कंट्रोलिंग से रिलेटेड हो गया, राइट. सो ये सभी फंक्शंस जो मैनेजर है वो हर समय परफॉर्म करता रहता है. तो ये कौन सा हो गया? This is management is a continuous process. ये planning, organizing, staffing, directing, controlling, ये functions हम continuously perform करते रहते हैं as a manager. ये one time functions नहीं होते हैं. ठीक है, उसके बाद next यहाँ पर पूछ रहे हैं nature of principles of management. इसके लिए भी हमने निमोनिक बनाया है. I hope आपने hidden gems वाली book रेफर की है, which is available on Amazon. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए. तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का निमोनिक हमने बनाया है. MCCFGFU, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए, राइट. तो इसमें होता है मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. तो चलो देखते हैं. हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन which emphasizes obedience to organizational rules and employment agreement is evolved out of the experience and collective wisdom of managers. So ये फ्योल का प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, और ये तो हम देखते ही हैं, ये तो हमें पता ही है, हमारी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी और लाइफ में भी. ठीक है, तो ये हमारी विजडम हमें बताती है, एक्सपीरियंस हमें बताता है. सो दिस इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. और यू नो सिमिलर पॉइंट आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा अपनी एनसीईआरटी में, विच इज द मेन बुक फॉर यू, आपको पता ही है. सो यहाँ पे आपको सिमिलर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से हमने डेवलप किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इनडिस्पेंसिबल फॉर अकम्प्लिशिंग एनी पर्पस. ये हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है.
बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, टीचर्स हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देन ओके, उसके बाद है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड येट क्रिटिसाइज्ड। दैट इज ट्रू एक्चुअली। अब्राहम मैस्लो ने ये हमें थ्योरी दी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1943 में हमें ये थ्योरी दी थी, जो कि काफी पॉपुलर है। बहुत लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं, बट बहुत लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। देन एज के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हमारी नीड्स में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसके बारे में इस थ्योरी में कुछ नहीं लिखा। इस थ्योरी में लिखा है कि आपकी पहले लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होती है, फिर उसके बाद आप उससे अगली नीड पे जाते हो। बट रियल लाइफ में तो हो सकता है लोग साइमल्टेनियसली अपनी कुछ नीड्स पे वर्क करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। रीजन से और बेटर क्लैरिटी होगी। इवन दो मैस्लोज थ्योरी फोकसेस ऑन नीड्स एज अ बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड हेल्प्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोटिवेशन फिनोमेना, हिज प्रोपोजिशंस आर क्वेश्चनड ऑन देयर क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हायरार्की है, ये जो ऑर्डर है, ये जरूरी नहीं है हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, राइट? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को अप्रिशिएट किया जाता है, बट क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन और हायरार्की के बेसिस पर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड भी हैं। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जहां पे मैं हिडन जेम्स एमसीक्यू सीरीज आपके साथ कवर कर रही हूं, कि हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट है कि ए ही आंसर होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज रीड ऑल दी ऑप्शंस केयरफुली। यहाँ पे देखो, जो ऑप्शन सही है वो डी है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि ज्यादातर ए ऑप्शन होती है, बट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे डी है, ठीक है? तो बी केयरफुल व्हाइल यू मार्क द राइट आंसर। चलो उसके बाद देखते हैं। Values are basic truths or guidelines for behavior which are formed after research in work situations. ये आपको Principles of Management chapter में मिलेगा। Values are guidelines for behavior is okay, but ये research से नहीं बनता। Values क्या होते हैं? Something desirable, something that has moral connotations, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, राइट? क्या ये रिसर्च से बनता है? नहीं। दिस इज फॉर्म्ड थ्रू कॉमन प्रैक्टिस। तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। देन while practicing principles of management, values cannot be neglected as business organizations have to fulfill social and ethical responsibility towards the society. This is a true statement. जब हम principles फॉलो करते हैं तो हम वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमें फुलफिल करनी है। एज इट इज लाइन आपकी बुक में गिवन है, मार्क कर सकते हो। वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यूज कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, राइट? सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा सही आंसर हो गया दिस वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देन हियर Manupriya is working as the human resource manager of EDT Limited at an annual salary of 8 lakhs per annum and is also offered shares of the company at a set price which is lower than the market price. ये क्या है? Stock option, right? The method being used to calculate the compensation provided to her is okay, तो उसको सैलरी मिल रही है जो कि टाइम बेस्ड है, मतलब जैसे एनुअल, और साथ में उसको कुछ एक इंसेंटिव भी मिल रहा है। हम पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में अंडर द टॉपिक मोटिवेशन।
in your chapter called directing. Okay, so ये कौन सा है? टाइम बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट. यहाँ पे एज सच कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की हुई है. दिस इज टाइम बेस्ड पे जो कि उसको मिल रही है 8 लाख रुपीज पर एनम प्लस इंसेंटिव जो कि आपका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, स्टॉक ऑप्शन, राइट? सो टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव इज द राइट आंसर. ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग which is or are the components of the social environment. ठीक है, तो 5 डायमेंशंस होती हैं हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की: स्लेप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल. तो सोशल का कौन सा एग्जाम्पल है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज बाय 2% लीडिंग टू अ हायर टोटल कॉस्ट. ये तो इकोनॉमिक हो गया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड. Various specialty health, food and grocery shops have opened in an area where fitness and health enthusiasts live. Yes, ये social है, जो ट्रेंड है सोसाइटी में. ठीक है, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया हैज इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 20 years. ये भी सोशल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड. A company in its human resource manual discloses a zero tolerance policy for racial discrimination and discriminatory practices against employees with disability. Yes, ये भी social है. हमारा कैसे mindset change हो रहा है, outlook society towards the society कैसे change हो रहा है कि किसी discrimination को हम tolerate नहीं करेंगे. ठीक है. Then the Advertising Standards Council of India prohibits the advertisement that promotes products or services that are banned by law. तो ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट है. कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स प्रोहिबिटेड होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट? तो ये लीगल एनवायरनमेंट में एग्जाम्पल भी गिवन है. सो 2, 3 and 4 सोशल है एंड दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. यू नो देयर आर 4 एलिमेंट्स जिन्हें हम 4 P's भी कहते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, which includes deciding about the features, quality, packaging, labeling, branding of goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. बहुत सिंपल है. मैं हमेशा आपको बताती हूँ, प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं BPL मेनली, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोडक्ट का ही पार्ट होता है, और हैंडलिंग कंप्लेंट्स. कुछ बच्चों को लगता है कि आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही है तो वो प्रमोशन है, बट नहीं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग सब डिसाइड कर रहे हैं. दिस इज डेफिनेटली विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देन उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज. ये तो गलत हो गया ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के विद इन है. पर अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चली गई फिर तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, राइट? डेविएशंस शुड बी एनालाइज्ड फॉर देयर कॉजेस. ये सही लग रहा है, देखते हैं अभी. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको मेजरमेंट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क भी करनी पड़ती है. जैसे अगर आप कोई असेंबलिंग टास्क कर रहे हो, मान लीजिए आप एक मशीनरी को असेंबल कर रहे हो, तो हर पार्ट को असेंबलिंग से पहले भी टेस्ट करोगे. ऐसा नहीं कि जब पूरी असेंबलिंग हो जाएगी उसके बाद ही आप चेक करोगे कि मशीनरी चल रही है या नहीं. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड. नहीं, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी मेजर करना होता है. ये पॉइंट भी आपकी बुक में लिखा हुआ है. Then managers must keep a check on each and every activity, otherwise the
entire organization may suffer. नहीं. Critical point control. If anything goes wrong at the critical points, then the entire organization suffers. ठीक है. और इसमें आप वो भी सोच सकते हो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वी माइट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. इसलिए हमें मतलब मैनेजर्स के नोटिस में वही डेविएशंस आनी चाहिए जो सिग्निफिकेंट डेविएशंस हैं. ठीक है. बाकी अपने आप डील कर सकते हैं एम्प्लॉइज. सो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज बी, कि डेविएशंस के कॉजेस भी हमें एनालाइज करने चाहिए. ठीक है. चलो, नाउ दिस इज अ वेरी क्यूट पिक्चर विच इज गिवन, but it's a very simple question. Look at the picture given below and answer the question. So this person is saying, I'm looking for job, can you refer me? And they are saying yes, yes. तो ये क्या है? Recommendation of employees है ना. अगर मैं अपने किसी friend या relative को recommend कर रही हूँ अपने employer को, so that is recommendation of employees. और ये क्या है? ये हमारा external source of recruitment में एक point है, right? Okay, so identify the incorrect statement about the type of source of recruitment. ठीक है. तो ये हमारा external source of recruitment में कौन सा point है? recommendation of employees. इससे related कौन सा आपका incorrect statement है, ये उन्होंने पूछा है. Management can attract qualified people to apply for vacant positions in the organization. Yes, external source से हमारे पास बहुत सारी options खुल जाती हैं. It may lead to dissatisfaction and frustration among existing employees. Yes, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो already जो आपकी organization में employees हैं वो dissatisfied feel कर सकते हैं. Such employees are not likely to be good employees. नहीं, ऐसा नहीं है. In fact, they are likely to be good employees because their background is sufficiently known. ठीक है. Management has a wider choice. Yes, external source से आपको बहुत सारी choice मिल जाती है. तो incorrect statement कौन सी है? This one. ये opposite है. Such employees are likely to be good employees. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. Arrange the following elements of communication process in the correct sequence. ये बहुत इजी है. एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के. तो सबसे पहला कौन सा एलिमेंट होता है? सेंडर. ठीक है. फिर वो बनाता है मैसेज, है ना. और मैसेज बनाते हुए वो उसकी करता है एनकोडिंग. फिर मीडिया की मदद से वो जाता है रिसीवर के पास, पर उससे पहले डीकोडिंग, फिर रिसीवर, और फिर रिसीवर अपना भेजता है क्या? फीडबैक, है ना. यही होता है. सो इसे हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. सो फर्स्ट इज सेंडर, यानी 3 ऑप्शन. उसके बाद आ जाता है हमारा मैसेज, यानी कि 2. वैसे यहीं से मुझे आंसर पता लग गया है, पर आगे भी चेक कर लेते हैं. उसके बाद एनकोडिंग नंबर 7. उसके बाद मीडिया 1. देन वी हैव डीकोडिंग नंबर 4, रिसीवर 5 और फीडबैक 6. ठीक है. तो ये हमारा सही आंसर है. तो हमें आता भी होता है, कई बार हम ऑप्शन मार्क करते हुए गलत कर देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल हियर. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी. देखो, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, एक डिपॉजिटरी होता है. डिपॉजिटरी बड़ा होता है. जो हमारी कंट्री में 2 सबसे पॉपुलर हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, राइट. डिपॉजिटरी होल्ड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म. नहीं, डिपॉजिटरी नहीं होल्ड करता या ट्रांसफर करता. वो हमारा डीमैट अकाउंट होता है जो डीपी के पास, उसमें सिक्योरिटीज होल्ड होती हैं या उससे सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती हैं. डिपॉजिटरी सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी एंड बायज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट्स. नहीं, वो तो ब्रोकर होता है.
Depository is like a bank and keeps securities in electronic form on behalf of investors. Yes, it's like a bank. और ये पैसों की जगह आप समझ लो हमारी सिक्योरिटीज को रखता है डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में, एज इट इज लाइन भी गिवन है एनसीईआरटी में. डिपॉजिटरी buys securities from a company and sells to the public at a higher price. नहीं, वो आपके इशूइंग हाउसेज या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स करती हैं, डिपॉजिटरी नहीं. तो डिपॉजिटरी से रिलेटेड ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. चलिए आगे देखते हैं. अ प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी. ये कौन सा फीचर है मार्केटिंग का? फीचर ऑफ मार्केटिंग 4 है. एक बार रिवाइज करते हैं. हमने निमोनिक बनाया है CNN, मतलब सी लेना है इससे आपको, इंग्लिश न्यूज चैनल. सो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म नीड्स एंड वांट्स, एंड सी से हो गया आपका कस्टमर वैल्यू. एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब उसको अपने मनी के लिए एक अच्छी वैल्यू मिले, राइट? वेरी लॉजिकल. दिस इज कस्टमर वैल्यू. दिस इज द फीचर ऑफ मार्केटिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. चलो यहाँ पे मैच करना है हमें. मैनेजमेंट हायरार्की, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग. सिंपल है. मैनेजमेंट हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स in the organization, जैसे top level, middle level, low level, like that, created as a result of authority responsibility relationships. Coordination क्या है? Coordination ये इसका कीवर्ड है, unity of action. Organizing में हम क्या करते हैं? Grouping of activities and establishing authority relationships. उसके process में ये points है ना. Controlling में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, अगर कोई डेविएशन होती है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं. बहुत सिंपल है. सो ए इज मैच्ड विद 4, बी इज मैच्ड विद 3, सी इज मैच्ड विद 1 एंड डी इज मैच्ड विद 2. ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया. Again, I'm saying be careful while marking the option. Okay. Mr. Gun Amroha, the general manager of Wellworth Textiles, scans the business environment and adapts the organization to the changes taking place in different dimensions of the business environment. However, it is still difficult for him to accurately assess the future trends. ये कौन सी limitation है planning की? आपको ये गिवन है एनसीईआरटी में भी इस तरह की लाइंस. बहुत मुश्किल हो जाता है ये प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, राइट? सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. इसी लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे बात की हुई है. ठीक है, वेरी सिंपल. चलिए उसके बाद नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस which enables the organizations to offer opportunities for career advancement to their employees by facilitating learning, thereby helping the organizations to not only attract but also retain talented people in the organization. I think this is very easy. This is training and development. जब हम career advancement की बात करते हैं, यानी हमें अपने employees को देनी चाहिए training, ताकि वो अपने करियर में भी ग्रो करे. Because what people seek today is not just a job but a career. आपको सिर्फ एक जॉब नहीं चाहिए जो आप सुबह जाओ शाम को आ जाओ और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाए. नहीं, आपको एक करियर चाहिए जिसमें आप ग्रो करो एवरी डे. लर्निंग पे फोकस होना चाहिए. सो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें अपने मेंबर्स को या एम्प्लॉयज को देनी चाहिए. इससे हम टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और रिटेन कर पाएंगे. दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, मैं आपको साथ साथ एनसीईआरटी से भी पॉइंट्स दिखाती हूँ सो दैट यू मार्क इट एंड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, देन गेम ऑफ क्लोन्स.
अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन से उन्होंने बनाया, इंटरेस्टिंग है. अ reputed amusement company has decided to run an advertising campaign for which it is hiring various celebrities. The campaign involves an expenditure of rupees 150 crores. Identify the financial decision. Okay, तो फाइनेंशियल डिसीजंस तीन होते हैं, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, तो ये हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में और बहुत मेजर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया ये, पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. अब एडवर्टाइजिंग आपको कई समय तक बेनिफिट देती है. आप सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हो, कई सालों तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. ऑल्सो अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हो जैसे एडवर्टाइजिंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि इसको आप धीरे धीरे शो करोगे एज एन एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलना है. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म नहीं. शॉर्ट टर्म होता तो वर्किंग कैपिटल, बट नहीं, ये लॉन्ग टर्म है. बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और कई सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. चलो आगे देखते हैं. अर्थ निवेश लिमिटेड हैज अ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, द फाइनेंस मैनेजर इन्फॉर्म्स द चीफ financial officer that in case the company decides to take a loan for its future financial needs, its fixed financial cost will also increase, leading to an overall increase in cost. तो ये कौन सा फैक्टर है ऑफ चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? लेट मी टेल यू, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के हर पॉइंट को, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स के हर पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है. लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक. सो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑलरेडी ज्यादा है, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है. जैसे जो पक्का पक्का खर्चे आपको करने ही है, रेंट देना है, सैलरी देनी है फिक्स्ड एम्प्लॉइज की, इसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग रिस्क है, जिसको हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा है. क्योंकि जितनी ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा आपका रिस्क हो गया. अब अगर आप डेट से पैसे रेज करते हो, डेट इशू करके पैसे रेज करते हो, तो आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें पक्का पक्का आपको इंटरेस्ट देना होता है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा. एक ऑपरेटिंग रिस्क होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, और ये रिस्क भी ज्यादा, ये रिस्क भी ज्यादा, तो आपका जो टोटल रिस्क है ना वो काफी ज्यादा हो जाएगा. तो सोच समझ के फैसला लेना. अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कोशिश करो कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो, ताकि ओवरऑल रिस्क आपका बैलेंस हो सके. जब हम ये सारी बातें सोचते हैं तो ये कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है रिस्क कंसिडरेशन. तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिस्क कंसिडरेशन. क्या कि अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, तो कोशिश करो कि आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट फिर कम हो. दैट मीन्स डू नॉट गो फॉर डेट देन, क्योंकि आपको ओवरऑल रिस्क को मैनेज करना है. ठीक है, दिस इज रिस्क कंसिडरेशन. अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है उस वीडियो को जरूर रेफर करना. देन द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एल फार्मा लिमिटेड, मिस्टर आशीष Manjrekar, wants to raise funds through debt or equity to the extent of 2 crores. For this purpose, he approaches a well-regulated financial market that facilitates the mobilization of long-term capital for companies. Identify the market जहां आप जाएं to raise funds. अब फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. कैपिटल मार्केट आगे फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, बट मेनली लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए आप जाते हैं कहां पर? कैपिटल मार्केट, जहां पे आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, एंड यू कैन रेज
funds, long-term funds. 19th, companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of loan agreement. ये कौन सा फैक्टर है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सो अगर आपने कोई लोन लिया है और उसके अग्रीमेंट में अगर कोई कंडीशंस हैं कि आप इतने से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, तो उनको भी, उन बातों को भी आपको फॉलो करना होगा. ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. बैंक से मैंने बहुत लोन लिया है तो बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ऑन द पे आउट ऑफ डिविडेंड एंड आई हैव टू फॉलो दोज रिस्ट्रिक्शंस. सो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. एक लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, वो अलग है. वो होता है कि अगर कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है रिगार्डिंग द पे आउट ऑफ डिविडेंड, तो उसको भी आपने फॉलो करना है जो लॉ में लिखा है. तो दोज आर लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. एंड अगर मैंने कोई लोन लिया है और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है जिसे फॉलो करना है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू फॉल्स बताना है. The objective of financial management is to maximize the wealth of directors of the company. Obviously not the directors, but the shareholders of the company. उनकी wealth को maximize करना है. The financing decision of the company is unaffected by the extent of retained earnings. ये भी गलत है. देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देखते हैं कि कितना पैसा डेट से रेज करें, कितना पैसा इक्विटी से रेज करें, और जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो हमारा इक्विटी का ही पार्ट होता है जो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्स में है. तो ऑब्वियसली मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन रिटेन अर्निंग्स से अफेक्ट होगा, राइट? सो दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. चलिए आगे देखते हैं. देन 21st क्वेश्चन, दिस इज 3 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए एमसीक्यूज. नाउ 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ मैंने आपको सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी एक निमोनिक दिया है. ड्रैगन फ्लाई दरवाजा बंद करो. So, develops initiative among subordinates, relief to top management, facilitates growth, develops managerial talent for future, better control और quick decision making. इसमें से कोई भी 3 आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. ट्राई कीजिए कि की लाइंस आप यूज करें. जैसे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से क्या होगा कि टॉप मैनेजमेंट सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस पे फोकस कर पाएगी रादर देन ऑक्यूपाइंग इट्स टाइम विद बोथ पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑपरेशनल डिसीजंस. देन जैसे डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से वी कैन क्रिएट अ रेजर्वोयर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर which can be considered in the future to take up leading positions. Facilitates growth में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बेटर करने के लिए in order to outdo each other वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो any 3 points you explain, but like I said, कोशिश करो कि की लाइंस भी यूज करो. Then limitations of 3 limitations of formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आपको 3 लिमिटेशंस यहाँ पर बतानी है. तो आपको पता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस हो सकती हैं कि इसमें प्रोसीजरल डिलेज होते हैं क्योंकि आपको एक चेन फॉलो करनी पड़ती है. देन इसमें क्रिएटिव टैलेंट को हो सकता है एडिक्वेट रिकॉग्निशन ना मिल पाए, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरी तरह से कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से लिख देंगे. देन दिस इज ऑल्सो अ 3 मार्क क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड स्टेट, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बीइंग फॉलोड. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आपकी 5 होती है. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट.
उसमें से कौन सा है यहाँ पे देखते हैं. Annabelle Creations, an apparel designing company, has a huge pile of young men's and women's garments to be sold across its branches in various cities. In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount on its garments with a view to lure the buyers. It is also visiting various colleges for sponsoring fashion shows in order to push its sales. However, the garments are not liked by the customers as they have not been made as per their needs and preferences. बस आप सामान बेच रहे हो, यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, पर नीड्स का तो आपने ध्यान ही नहीं रखा है. यानी ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, दिस इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. आप बस ये सोच रहे हो दैट पीपल विल नॉट बाय माय प्रोडक्ट और विल नॉट बाय इनफ अनलेस अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स आर मेड. बट आपका इस बात पे कोई ध्यान नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं. तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है. नेम, इसका एक और पार्ट है, नेम एंड स्टेट एनी टू अदर फिलोसफीज अपार्ट फ्रॉम दी वन आइडेंटिफाइड. तो कोई भी जो आपको अच्छे से आती है, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस होता है कि इतना सारा सामान बना दो कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, यानी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए और आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए. तो उसमें कीवर्ड्स क्या है, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये इंश्योर कर दो तो बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है. दैट इज व्हाट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसमें हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे, क्वालिटी बेटर करने पे, तब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है. तो कोई भी दो और फिलॉसफीज आप यहां पर एक्सप्लेन कर दो. चलो, गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. बहुत ज्यादा सिंपल है. जैसे ड्यूरेशन हो सकता है कि कैपिटल मार्केट डील करती है मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, ठीक है. फिर इन्वेस्टमेंट आउटले का एक पॉइंट हो सकता है कि कैपिटल मार्केट में जो पर यूनिट वैल्यू होती है किसी भी सिक्योरिटी की बहुत कम होती है, 10 रुपीज, 100 रुपीज. बट मनी मार्केट में जो पर यूनिट वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो काफी ज्यादा होती है. देन सेफ्टी का एक पॉइंट हो सकता है कि कैपिटल मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है कि आपको रिटर्न मिलेगा वापस या प्रिंसिपल मिलेगा वापस, इसको लेके रिस्की होता है. पर मनी मार्केट में क्योंकि छोटे समय के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो इशुअर्स हैं वो फाइनेंशियली काफी साउंड होते हैं, इसलिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ होते हैं, ठीक है. तो सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट आउटले, ड्यूरेशन. वैसे और भी पॉइंट्स हैं, लिक्विडिटी, पार्टिसिपेंट्स. तो कोई भी 3 पॉइंट्स आप अच्छे से टैब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे विद बेसिस, ठीक है. देन 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म बाय सेबी. तो जो ब्रॉड कैटेगरीज है आपको पता है, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शंस. प्रोटेक्टिव फंक्शंस में एक तो कंट्रोल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, देन प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना, प्राइस रिगिंग करना, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, दिस कुड बी योर थर्ड पॉइंट. तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस आप यहाँ पे लिख देंगे. बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, बट यस मेक श्योर कि आपके पास 3 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए. ऑल राइट, ये भी हमारा 3 मार्क क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द लेवल at which the necessary workforce was appointed for implementing and controlling the plans and strategies made by Muralidhar Parekh. What will they need to do to carry out this main task? State any 2 points. Okay, dekhte hain. Muralidhar Parekh started textile printing business in Gujarat in the year 2022 by using practices like eco-friendly dyeing and printing processes in order to ensure environmental sustainability. Soon the business started flourishing. For the financial year 24-25, Muralidhar formulated the organizational goal
of increasing sales by 10% and framed strategies for their achievement. यहां से हमें पता लग रहा है कि मुरलीधर जो है वो टॉप लेवल पे काम करते हैं क्योंकि वो गोल्स फ्रेम कर रहे हैं, ऑल्सो स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, और उनकी जॉब कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रेसफुल है. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया. He appointed subordinates to carry out the main task of implementing and controlling the plans and strategies made by him. तो उन्होंने अपने नीचे कुछ सबॉर्डिनेट्स को हायर किया है. तो ये जो लोगों को उन्होंने हायर किया है टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये किस लेवल पर होंगे? आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू से कि ये मिडिल लेवल पर होंगे. ठीक है, उनका काम ही होता है यही, इम्प्लीमेंट द प्लान्स फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल. ठीक है, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो फंक्शंस मिडिल मैनेजमेंट के मैं हमेशा आपको बताती हूँ कैमी से, दिस इज द निमोनिक वी मेड. कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, असाइन ड्यूटीज to the personnel, motivate personnel, interpret policies framed by top management and ensure that their department has the necessary personnel. इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख दीजिए. ठीक है, बहुत इजी है. चलिए आगे देखते हैं. देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमारे 14 हैं. मैंने आपको निमोनिक दिया हुआ है इसके लिए. गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज, BST पढ़ो, सो जाओ. इसमें से वो आपसे पूछ रहे हैं कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज. ये एक बार सारे आप याद करो क्या थे पॉइंट्स. कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज में जैसे आता है हैंडलिंग कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विसेज. देन इससे क्या होता है, रिपीट सेल्स होती हैं और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है. तो ये इसके कीवर्ड्स हैं, रिपीट सेल्स और ब्रांड लॉयल्टी. और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस सर्विसेज. ठीक है, एडजस्टमेंट सर्विसेज. पैकेजिंग एंड लेबलिंग, डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द प्रोडक्ट. ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस कि इन्हें पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है. ठीक है, तो ये आप अच्छे से लिख देंगे एंड दिस विल बी डन. ये 4 मार्क का है, यानी 2 मार्क फॉर ईच पॉइंट. 2 फीचर्स बताने हैं ऑफ द फॉलोइंग. पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में एक तो होता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. इसमें प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ सेलर का एक तरह का रिलेशनशिप बन जाता है जो सेल्स करने में हेल्प करता है. और ये बहुत ही ज्यादा होता है पर्सनल, मतलब कि इसमें डायलॉग होता है, इंटरैक्शन होती है. सो पर्सनल फॉर्म, ये इसके फीचर्स हो गए. देन एडवर्टाइजिंग के फीचर्स, 3 फीचर्स हैं वैसे हमारे पास. पेड फॉर्म, इसके लिए पैसे देने होते हैं. ठीक है. इम्पर्सनैलिटी, ये पर्सनल फॉर्म नहीं है जैसे पर्सनल सेलिंग होता है, इसमें फेस टू फेस ऐसे कांटेक्ट नहीं होता है. एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कौन इसके लिए पैसे खर्च कर रहा है वो भी हमें पता होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन में था क्वेश्चन. देन अगेन 4 मार्क क्वेश्चन. प्लानिंग को परवेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल करती है प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट करती है डिपार्टमेंटल प्लानिंग, और लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट करती है डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग. ठीक है, तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होती है, इसलिए इसको परवेसिव कहते हैं. इसको फ्यूचरिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. इट इज लुकिंग अहेड, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, लुकिंग अहेड. ये सारी बातें इसको फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं. ठीक है, अगेन 2 मार्क फॉर ईच पॉइंट. अच्छे से की लाइंस के साथ इसको एक्सप्लेन कर देंगे. देन स्ट्रैटेजी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज अ टाइप ऑफ प्लान? नॉर्मली ऐसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आता नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है. मोस्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द केस, बट अब अगर पूछा है तो वी हैव टू राइट.
तो स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन बताता है इन द लॉन्ग रन, एंड ऑल्सो दीज आर द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। स्ट्रैटेजी की 3 डायमेंशंस होती हैं। पहली, बताना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है। प्रोसीजर क्या होते हैं, रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। जैसे देयर कैन बी अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर requisitioning supplies before production. Procedures are generally meant for insiders to follow. ये सारी बातें आप लिख देंगे 2 mark each के हिसाब से, like 3 to 5 lines for each point you have to write. Okay, चलिए आगे देखते हैं। देन यहां पर क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी निमोनिक है, सिट इन कार एंड गो टू DU, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, डायनेमिक और अनसर्टेनिटी। इसमें से कौन सा फीचर है यहाँ पे देखते हैं। The marketing research manager of Trendy Textiles has been assigned the task of analyzing the influence of Generation Z on fashion trends. On studying the forces that affect business, he observed that increased awareness amongst Gen Z with respect to environmental protection, preference of individuality over trends, rejection of traditional norms in clothing, greater use of social media have increased the demand for sustainable and innovative styles in clothing, do-it-yourself products, promotion of products on various social media platforms by companies. सिंपल है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर वो आपको कहे कि ये चीज हो रही है और इसकी वजह से ये हो रहा है, तो दिस इज ऑलवेज इंटररिलेटेडनेस। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो जेन जी है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा कंसर्न है, उनको ट्रेंड से ज्यादा इंडिविजुअलिटी चाहिए, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से सस्टेनेबल स्टाइल्स की डिमांड बढ़ रही है और सोशल मीडिया पे प्रमोशन बढ़ रहा है। DIY प्रोडक्ट्स, डू इट योर सेल्फ, जैसे खुद बनाते हैं, स्टाइलिंग एंड ऑल करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो ये हो रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है। दिस इज डेफिनेटली इंटररिलेटेडनेस। ठीक है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट। उसके बाद 2 फीचर्स कोई और एक्सप्लेन करने, कोई भी कर दो, जैसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, that business environment is the sum total of everything which is external to it, so it is aggregative in nature. इसकी definition भी है sum total of all individuals, institutions that are outside the control of business but that may affect its performance. और भी कोई हो सकता है relativity, जैसे business environment differs from country to country, from region to region. For example, the political conditions in US are obviously definitely different from that of, let's say, China or India. Demand for saris may be fairly high in India but might be non-existent in, let's say, France. ठीक है, तो relativity यानी हर जगह का business environment अलग अलग होता है। ओके, उसके बाद a good control system helps the organization in various ways. State any 4 points. ये आपका है कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, कि एक गुड कंट्रोल सिस्टम बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसके लिए भी हमने निमोनिक बनाया हुआ है, जॉइन मार्शल आर्ट्स क्लास फॉर एक्सरसाइज, judging the accuracy of standards, making efficient use of resources, accomplishing organizational goals, creates an environment of order and discipline, facilitates coordination in action, and you can say employee motivation is improved. इसमें से कोई भी 4 points आप अच्छे से explain कर देंगे। जैसे order और discipline वाला point easy है, dishonest behavior इससे आप reduce करते हैं employees का, judging the accuracy of standards, in light of the changes that are taking place, you try to
revise and review the standards, making efficient use of resources, accomplishing organizational goals. ठीक है, तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. चलिए, उसके बाद here only we have one question. So they have asked you the technique of scientific management discussed above. Techniques जैसे 8 है: functional foremanship, method study, motion study, time study, fatigue study, standardization, simplification और differential piece weight system. अगर आप standardization और simplification को एक ही point ले रहे हो तो 7 है, otherwise 8 है. ठीक है, काफी simple है. 4 मार्क का ये question है. The factory manager of Manik Steel Plant, मुसद्दी लाल, was in dilemma over workers shirking work. वो देख रहे हैं कि जो काम है, मतलब लोग कामचोर हो गए हैं. It was becoming difficult for him to identify the workers who sometimes faked illness to skip work and on various other times intentionally wasted time, which led to underutilization of resources. The job of the workers was complex and intricate. He discussed the problem with one of his retired friends, Kantilal, who suggested him to appoint 8 supervisors who would be specialists in their own fields and would be assigned work according to his or her qualities. I think बहुत simple है. Supervisor से भी पता लग रहा है, 8 से भी पता लग रहा है. तो फंक्शनल फोरमैनशिप कि जो फॉरमैन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, और इतनी सारी क्वालिटीज एक पर्सन में तो हो नहीं सकती, इसलिए 8 स्पेशलिस्ट को हमें हायर करना चाहिए. दिस विल ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन. तो जैसे आपको पता है, इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 है, 4 स्पेशलिस्ट. इसके लिए हमने निमोनिक बनाया डर्ट. तो इसमें क्या है? डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर भी 4 स्पेशलिस्ट हैं. इनको काम भी हम उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग देते हैं. सर्जी, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे 4 मार्क्स के लिए. आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. PP Motors is a reputed automobile company known for manufacturing high performance four-wheelers. पहले देखते हैं पूछा क्या है. पूछा है identify and explain the remaining steps that Mr. Banerjee must undertake in order to ensure that the organization gets the best among the available from the pool of prospective job candidates. यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है. कुछ स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं और कुछ अभी हमें लिखने हैं जो फॉलो नहीं हुए हैं. ठीक है, एक बार फिर से देख रहे हैं यहाँ पर. PP Motors is a reputed automobile company known for manufacturing high performance four-wheelers. The company plans to hire 8 new engineers. Akhilesh Banerjee, the human resource manager, has eliminated unfit job seekers based on the information supplied in the biodata or resume. तो ये कौन सा होता है? Preliminary screening. ये हो चुका है. In the application forms, conducted various tests. Second step होता है selection test, जिसमें वो पैटी आता है, personality test, aptitude test, trade test, interest test और intelligence test. Employment interview भी हो चुका है और information भी verify हो चुकी है, यानी reference and background checks is also done. अब क्या क्या रह गया है? Selection decision, उसके बाद medical examination, then job offer और contract of employment. ठीक है, ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एंड दैट्स इट. ये हो गया आपका आंसर. सिलेक्शन प्रोसेस के वो स्टेप्स बताने थे जो केस स्टडी में फॉलो नहीं हुए हैं, राइट? चलिए चैम्प्स, आगे देखते हैं. नाउ 6 मार्क क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट है. 31, 32, 33, 34, यानी 4 आपके 6 मार्क क्वेश्चंस हैं. चलो देखते हैं.
स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है. ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स हाईलाइटेड अबव दैट विल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो हमें आइडेंटिफाई करनी है और वो फैक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, चलो लेट्स सी. Satya Prakash has been successfully running a dry fruit wholesale business in Rajasthan for the past 5 years. He makes sufficient investments in current assets in order to facilitate smooth day-to-day operations of the business. The company has recently sold dry fruits worth rupees 50 lakhs to one of its corporate customers, Deshmukh Pure Grains, on a strict credit policy. Satya Prakash then immediately placed an additional order for replenishment of stock. However, he received dry fruits from his supplier after a large time lag. I think आप बता सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है ताकि आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलते रहें. तो ये कौन से डिसीजंस होते हैं? हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, है ना, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. ये हमारे एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं और ये हमें बताते हैं कि करंट एसेट्स का क्या आइडियल अमाउंट होना चाहिए, कितनी करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए. सो दिस इज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं जो ऊपर मेंशन्ड है जो इन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं. वैसे फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, देन यू हैव बिजनेस साइकिल, यू हैव क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड, देन यू हैव प्रोडक्शन साइकिल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. पर हमें वही बताने जो यहाँ पे लिखे हैं. तो एक तो ये वाला था जैसे स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, तो ये हमारा आता है क्रेडिट अलाउड में, कि अगर तो हम लिबरल है, हम बहुत आसानी से उधार दे देते हैं, तो हमारे डेटर्स ज्यादा होंगे, तो हमारे ज्यादा पैसे फंसे रहेंगे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है तो हमारे डेटर्स कम होंगे और हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. सो वन पॉइंट वुड बी दिस ओनली, क्रेडिट अलाउड, इससे रिलेट किया है हमने. सेकेंड, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो स्टॉक के लिए तो कितनी जल्दी वो आ जाता है, दिस इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाला पॉइंट. इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अनइंटरप्टेड सप्लाई है, उसकी आसानी से आपको जल्दी मिल जाता है, तो आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. बट अगर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और जब आपको ऑर्डर मिलता है उसके बीच में जो टाइम होता है उसे लीड टाइम कहते हैं. अगर वो ज्यादा है तो आपको ज्यादा स्टॉक पहले से रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. अगर वो कम है तो आपको कम स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि यही दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. यानी आप कह सकते हो कि फर्स्ट पार्ट आपका 2 मार्क का हो गया, एक तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बताने के लिए और फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और फिर ये आपका 4 मार्क का हो गया, 2 मार्क फॉर ईच पॉइंट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देन यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट इन्वॉल्व इन वन ऑफ द फंक्शंस. वैसे मुझे पता ही लग रहा है फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से कोई फंक्शन है और उसका एलिमेंट बताना है. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि डायरेक्टिंग चैप्टर से होगा क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट्स है ना, शनशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, और फिर उसके फीचर्स बताने हैं. चलो देखते हैं. Mr. Pankaj Kumar is working as the Human Resource Manager in Alankar Fabrics Limited, heading a team of 15 people in his department. He has played a key role in the success of his organization by maintaining good interpersonal relations with his subordinates and influencing their behavior. यहाँ से मुझे पता लग रहा है
The subordinates willingly cooperate with him and his working style to increase the output of the organization. तो एक क्वालिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि वो विलिंगली स्ट्राइव करे टू अचीव द गोल्स, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. तो ये है लीडरशिप. लीडरशिप विच इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. तो ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया. इसके फीचर्स, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. इससे हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल. इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर्स. Then it is exercised to achieve the goals of the organization and it is a continuous process. तो ये आप 4 फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. 2 मार्क्स इसके लिए हो गए और 4 मार्क इसके लिए. इसे काफी सिंपल था ये. लीडरशिप का कीवर्ड ही होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ठीक है, चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव. सो 33rd क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है उन्होंने. So in this question, identify the types of the framework within which managerial and operating tasks are performed. Hidden gems में मैंने आपको कितनी बार बताया है जो keywords हैं कि this line is related to your organization structure. This is the framework under which managerial and operating tasks are performed. Organization structure, जो कि 2 होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजन्स होती हैं, यानी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं और हर डिविजन के अंडर अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद 4 डिफरेंसेस देने हैं हमें इन फ्रेमवर्क्स के बीच में, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में हमें 4 डिफरेंसेस देने हैं. तो लेट अस सी, पहले देखते हैं. यानी चांसेस हैं कि दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं केस स्टडी में, बट लेट्स सी फर्स्ट. Alright, Malini and Shalini recently completed their web designing course from a reputed university in Mumbai. Malini opened her own website development company, Rapid Software Private Limited. In order to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of her business, she divided the entire work of a company in 4 departments. That is web designing, accounting, research and development, and customer service. All departments are required to report to a coordinating head. The company became successful in the market as all operations were carried out with a high degree of specialization. I think ये बहुत easy है बताना. यानी कि जो मालिनी है वो फॉलो कर रही है अपनी कंपनी के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. हर डिपार्टमेंट को या हर फंक्शन को ड्यू अटेंशन मिल रहा है. ठीक है. Then Shalini joined a big group named Babylon.com Inc., which offered a variety of services like Babylon Web Services, Babylon Prime, Babylon Retail. Okay, so they are offering a variety of services, or you can say a variety of products. She was appointed as the head of Babylon Web Services division and was made responsible for the profit or loss of her service division. Divisional heads are accountable, for their division. She was happy to take the responsibility as the division would function as an autonomous unit, thus enabling her to make decisions faster. Alright, तो ये जो शालिनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल हेड है और ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है डिविजनल स्ट्रक्चर. दोनों स्ट्रक्चर्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं. अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं, अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी. अब जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है. एसआरसीसी, जब आप एसआरसीसी में जाएंगे तो आप एफएम पढ़ेंगे. एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया?
सो वी हैव स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन, फॉर्मेशन और मैनेजरियल डेवलपमेंट। कोई भी आप 4 डिफरेंसेस बता दीजिए। जैसे कॉस्ट की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता होता है, बट इसमें बहुत ज्यादा ड्यूप्लीकेशन होती है, डिपार्टमेंट्स रिपीट होते हैं, तो ये महंगा होता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि मैनेजर को हर फील्ड की नॉलेज नहीं मिलती। यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी होती है क्योंकि उनको ऑटोनोमस यूनिट्स को हैंडल करना होता है, उनको हर फंक्शन की नॉलेज मिल जाती है। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। देन फॉर्मेशन, दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, दिस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, कोई भी 4 डिफरेंसेस आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, बट विद बेसिस इन प्रॉपर टैब्यूलर फॉर्म। चलिए उसके बाद, स्टेट एनी 6 रिलीफ्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अंडर द न्यू एक्ट, वैसे न्यू और ओल्ड एक्ट में जो पुराना एक्ट था 1986 का, उसमें भी सेम ही है। रिलीफ्स क्या हो सकते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाए, आपका प्राइस जो आपने दिया था वो रिफंड हो जाए। प्रोड्यूसर को कहा जा सकता है नॉट टू ऑफर हजार्डुअस गुड्स फॉर सेल और टू विड्रॉ हजार्डुअस गुड्स फ्रॉम सेल, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, टू पे a reasonable amount of compensation, to pay an amount not less than 5% of the amount of goods or services, to consumer welfare fund, है ना। इस तरह के बहुत सारे रिलीफ्स आपके बुक में मेंशन्ड है, उसमें से कोई भी 6 रिलीफ्स लिख दीजिए और बहुत ही सिंपल है। आई मीन दे आर नॉट ह्यूज पॉइंट्स, एक एक दो दो लाइन के रिलीफ्स है। राइट्स अवेलेबल स्टेट कीजिए। right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal और right to consumer education। इसमें भी keywords आपको देखने हैं। जैसे right to safety में क्या होता है, that you should be protected from goods that are hazardous to life and health। इसके लिए आप देखें कि जो क्वालिटी मार्क्स हैं उनको चेक करें, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ISI मार्क को आप चेक करें। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में उसके लेबल पे लिखी होनी चाहिए। राइट टू चूज, इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वाइड वेराइटी प्रोवाइड करनी चाहिए और जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से चूज करे। राइट टू बी हर्ड, इसमें होता है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि गुड जो है वो डिफेक्टिव है या सर्विस जो है वो डेफिशिएंट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसमें होता है राइट टू गेट रिलीफ। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी आपका ये हक है दैट यू कैन बी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड एज अ कंज्यूमर थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट चैम्प्स, तो ये हमने डिस्कस किया आपका सैम्पल पेपर। व्हाट इज द एनालिसिस? आई थिंक पेपर काफी सिंपल है, मॉडरेट लेवल है। एनसीईआरटी से अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले, जो डिफरेंसेस हैं उन पे अच्छे से आप फोकस करेंगे तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही चीजें हैं। अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे से पढ़े हैं, की लाइंस याद की हैं, तो बस यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस पेपर। तो काफी सिंपल है, बस अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करते जाओ एंड दैट्स इट। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।